हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कि हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था पिछले क्लास में। अब हम उसके आगे शुरू करेंगे। तो हम लोगों को पढ़ना है आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3। देखिए, सबसे पहली बात कि आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 ये कहता है कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या होगा, विशेष प्रावधान होगा। अगर आप इस बात को सुने कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि कहीं ना कहीं ये आर्टिकल नंबर 14 का क्या है, उल्लंघन है। एक नजर देखे तो ऐसा प्रतीत हो सकता है, परंतु याद रखिए कि ऐसा संविधान में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष आरक्षण या लाभ देना भेदभाव नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन के रूप में है, जिससे कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हो सके, उनका कल्याण हो सके, उनकी उन्नति के लिए कुछ विशेष कानून बनाए जा सके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाएं जो होती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में क्या होता है, विशेष आरक्षण दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पंचायत में भी आप लोगों ने देखा होगा कि विशेष आरक्षण है, संसद में भी आप लोगों ने देखा होगा कि विशेष क्या है, आरक्षण है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष शिक्षा योजनाएं बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी का भी जो है वो शुरुआत किया गया है। फिर उसके बाद महिला एवं बाल सुरक्षा कानून भी उनके लिए बनाया गया है, जबकि पुरुष सुरक्षा कानून जो है वो नहीं बना है। क्यों? क्योंकि महिलाएं और बालक जो होते हैं, बेसिकली बच्चे और जो महिलाएं होती है, वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है। देखिए, यहाँ पर भी वही चीज लिखा होगा कि महिलाओं और बच्चों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसको आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन है। फिर देखिए, समाज के वंचित वर्गों का संरक्षण। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया था, जिसमें कि यह उल्लेखित है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे, कुछ लॉज बनाए जाएंगे। अनुसूचित जातियों जनजातियों के उत्थान के लिए कुछ कानून बनाए जाएंगे। राज्य के द्वारा विशेष उपाय भी किया जाएगा। देखिए, आप लोगों को ये आर्टिकल नंबर जो है 14 वो याद होगा। ये कहता है कि संविधान जो है वो जाति धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं भेदभाव की मनाही है। लेकिन याद रखिएगा कि इसी आर्टिकल नंबर 14 का एक अपवाद हम 15 क्लॉज 4 को भी मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इसके अनुसार ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सरकार क्या कर सकती है, दे सकती है। जिसके तहत आप लोगों ने देखा होगा कि एसटी और एससी के लिए जो कट ऑफ है वो डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई जाति है जो कि या फिर समुदाय जो कि बहुत सालों से क्या है, शिक्षा और समाज में थोड़े पीछे रह गए हैं। ठीक है, तो उन्हें स्कूल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाता है, या फिर उनको वैसे मौके नहीं मिल सकते हैं जो कि मान लीजिए कि जिसकी फैमिली या फिर जिसका जो बैकग्राउंड है वो सालों दर साल क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें है कि संविधान यहाँ पर कहता है कि भेदभाव मत करो। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 है वो कहता है कि अगर किसी को ऊपर उठाने के लिए थोड़ी सी मदद दी जा रही है, मान लीजिए आरक्षण दी जा रही है, तो वह भेदभाव नहीं बल्कि क्या है, एक सुधार के रूप में हमारे सामने आता है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जो अनुच्छेद 340 है उसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसके उत्थान के लिए एक आयोग का गठन करेगा, और आयोग की अनुशंसा के आधार पर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, और राष्ट्रपति के द्वारा आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष भी रखा जाएगा। याद रखिएगा, इसी के आधार पर बनाया गया था काका कालेलकर आयोग, जो कि बनाया गया था 1953 में। कितना? 1953। और याद रखिएगा फिर बनाया गया था बीपी मंडल आयोग, जो कि 1979 में बनाया गया था। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि काका कालेलकर आयोग जो था वह क्या था। तो देखिए, काका कालेलकर आयोग जो था वह एक भारत सरकार के द्वारा 1953 में स्थापित एक महत्वपूर्ण आयोग था, जिसका कि जो उद्देश्य है, याद रखिएगा, देश में पिछड़े वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए कहीं ना कहीं एक सुझाव देना था, या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है इसका जो है वो अध्ययन करना था। यह आयोग स्वतंत्र भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो कौन सा था, तो याद रखिएगा काका कालेलकर आयोग 1953। ईयर याद रखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन याद रखिएगा कि काका कालेलकर आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण कमियां थी, ठीक है। उन कमियों के आधार पर फिर इसे अमल नहीं किया गया था और इसके पश्चात जो है वो बीपी मंडल आयोग का गठन हुआ था। कब? 1979 में। याद रखिएगा कि जो बीपी मंडल आयोग है उसका उद्देश्य था देश में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की पहचान करना एवं उनके लिए क्या करना, आरक्षण एवं अन्य कल्याणकारी उपाय की सिफारिश करना। यानी बीपी मंडल आयोग जो है वो रिलेटेड है ओबीसी आरक्षण से, याद रखिएगा, ठीक है। शॉर्टकट के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। याद रखिएगा बीपी मंडल आयोग में ही यह बात कही गई कि ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% जो है वो रिजर्वेशन देना है, ठीक है। ये बात जो है वो बीपी मंडल आयोग के द्वारा सबसे पहले कही गई और जाति को पिछड़ेपन का इसमें मुख्य आधार माना गया। पिछड़ेपन को मापने के लिए 11 मापदंड बनाए गए थे जिसमें कि सामाजिक है, शैक्षिक है, आर्थिक है और इसी तरीके से कुछ अन्य बातें भी उसमें पेश की गई थी। टोटल 11, ठीक है। पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जनगणना जो है वो 1931 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया था जिसमें ओबीसी की जो जनसंख्या है वह लगभग 52% बताई गई थी, याद रखिएगा। और इस 52% में से कितनों को आरक्षण प्रदान किया गया था बीपी मंडल आयोग के द्वारा? 27%, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी जो फैक्चुअल डेटा है वो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, बट मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर ये चीज आपको पता नहीं है तो आप इसको शॉर्ट नोट्स बनाकर नोट कर लेंगे। देखिए, अगर मैं आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 की बात करूं तो ये सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है, स्पेशली किसके लिए? शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण के लिए। याद रखिएगा इसको। सबसे पहले देखिए कि जो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 है ये संविधान संशोधन 93, ठीक है, मतलब 93 संविधान संशोधन के द्वारा 2005 में जोड़ा गया था, जिसके तहत राज्य जो है यह प्रावधान कर सकता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि सरकारी या निजी लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर उसमें प्रवेश के लिए आरक्षण या विशेष प्रावधान मिल सके, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा भी होगा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में होगा, फिर निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी हो सकती है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा होगा कि आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि सब जगह पे हो रहा है, जैसे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में है, निजी शैक्षणिक संस्थाओं में, तो अल्पसंख्यक वाले में कैसे नहीं होगा? यानी यहाँ पर भी तो हो सकता है, आपको ये डाउट क्रिएट हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है और एग्जाम में हम कंफ्यूज होते ही हैं। तो इसको याद रखिएगा कि ये जो है इसका एक्सेप्शन केस है, ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण है वो नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, आगे भी इसी के अंतर्गत भौगोलिक आधार पर भेदभाव का विरोध किया गया है, जिसमें कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी विशेष पदों या वर्गों के लिए स्थानीय निवासियों को विशेष प्रावधान किया जा सकता है, परंतु इस संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए कि कोई जो है वो छत्तीसगढ़ का क्या है, निवासी है, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ में कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके लिए यूपी का कोई बच्चा जो है वह क्या नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता कि हम समानता के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि यूपी में भी वहां के जो स्थानीय निवासी है उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए होंगे। तो छत्तीसगढ़ का बच्चा भी कोई नहीं बोल सकता कि यह क्या है, उनके समानता के अधिकार के विरुद्ध है। देखिए, ये आरक्षण जो है वो कहाँ कहाँ पर प्रदान किया गया है, तो याद रखिए नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को, फिर उसके बाद है राज्य के अंतर्गत नियुक्त एवं रोजगार में प्रदान किया जा सकता है। मान लीजिए राज्य की दृष्टि में नागरिकों के जो लोग पिछड़े वर्गों में है, ठीक है, उनके लिए भी किया जा सकता है। याद रखिएगा प्रोन्नति, इसके तहत जो है वो नागरिकों को पिछड़े वर्गों को दिया जाता है, पिछड़े वर्ग के लिए दिया जाता है आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाता है। उसकी मात्रा क्या होगी, रिक्त सीटों को भरने के लिए जो है वो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो क्या होगा उसके पश्चात, ये सारी चीजें हम डिटेल में क्या करेंगे, आगे देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को बोरिंग नहीं लग रहा होगा क्लास। तो चलिए ये देखते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि इंदिरा साहनी विवाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो याद रखिएगा कि इंदिरा साहनी विवाद जो है, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, यह जो है वो 1992 का जो है केस है। आपको ये ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ देता है कि विभिन्न केसों के क्रम
के अनुसार उनको सजाना है, ठीक है। फिर ऑप्शंस दिए होते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमको ये जो है डेट याद नहीं रहता है। देखिए, इंदिरा साहनी केस को समटाइम्स क्या कहा जाता है, मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। भारतीय आरक्षण की नीति के इतिहास में ये सबसे ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का केस। इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की जो सीमाएं हैं और वैधता, उसकी क्या दशा होनी चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए, ये क्या की है, तय की है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। याद रखिएगा कि जो मंडल आयोग है, मंडल आयोग के पश्चात क्या होने लगा कि जब ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान की गई तो कहीं ना कहीं देश भर में इसका विरोध होना शुरू हो गया, ठीक है। देखिएगा अभी ईडब्ल्यूएस का जो भी आरक्षण आया था 2019 में, आप लोगों ने तब भी देखा होगा कि बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था। बिल्कुल उसी तरीके से उस टाइम पे भी हुआ था। तो इसके लिए क्या हुआ था, इंदिरा साहनी एवं भारत सरकार जो है, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, उसमें एक केस दर्ज हुआ था। तो अभी हम इस निर्णय को जानेंगे। तो उसमें ये बात भी कहा गया था कि इसको हम लोग एक ब्लैंक पेज में समझते हैं, इसमें काफी गंदा हो जाएगा, ठीक है। ब्लैंक पेज निकालते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में बहुत से जो है वो निर्णय दिए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आरक्षण की सीमा को तय किया गया था। याद रखिए कि न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की जो कुल सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, ताकि क्या हो, मेरिट यानी योग्यता और रिजर्वेशन के बीच में जो संतुलन है वो बना रहे, यानी कि केवल आरक्षण से ही लोग चयनित ना हो बल्कि योग्यता को भी ध्यान में रखा जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से इसको समझे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे एससी को हम लोगों ने दिया 15% का आरक्षण, एसटी को हम लोगों ने दिया मान लीजिए 7.5% का आरक्षण, ठीक है। ओबीसी को हम लोगों ने दिया है 27% का आरक्षण। तो भी कुल अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 49.5%, ठीक है। यानी कि ये 50% से ज्यादा नहीं है। ये क्या है, 49.5% जो है वो वैध है, याद रखिए। लेकिन इससे ज्यादा हुआ तो ये क्या माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा। फिर सेकंड वाला देखिए कि पिछड़ेपन का जो आधार है, याद रखिएगा पिछड़ेपन का जो आधार है वह क्या होगा, आर्थिक नहीं होगा। यहाँ साफ साफ लिखा है, यानी कि पिछड़ेपन का जो आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक होना चाहिए। मान लीजिए कोई जाति है वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है, तभी केवल उसे आरक्षण दिया जा सकता है, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये उस टाइम पे कहा गया था, याद रखिएगा, वर्तमान की स्थिति की बात नहीं हो रही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार उस टाइम पे 1992 का केस है, ठीक है। उस टाइम पे क्या क्या कहा गया था मैं वह आपको बता रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप एग्जाम्पल के रूप में इसको समझे तो कोई भी गरीब ब्राह्मण परिवार में अगर शिक्षा में वह पिछड़ा है, लेकिन उसे सिर्फ आर्थिक आधार पर ओबीसी की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। मान लीजिए कि ब्राह्मण जो है वह गरीब है, तो उसको क्या नहीं, ओबीसी में नहीं डाला जा सकता। क्यों नहीं डाला जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वह क्या नहीं है, सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं है। उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। वर्तमान की सिचुएशन को ध्यान में रखकर आप इसको नहीं समझेंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, क्रीमी लेयर की अवधारणा। तो देखिए क्रीमी लेयर की अवधारणा में बेसिकली बात मेनली ये बोली गई थी कि जो ओबीसी है, ओबीसी में भी क्या करना है, अमीरों को छाट के हटाना है, क्रीमी लेयर है ना, जिसका लेयर जो है वो क्रीम का है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। जैसे केक में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दूर तक केक होता है और उसके ऊपर क्रीम लगाया जाता है। तो बेसिकली बात यहाँ यही हो रही है कि जिस पर क्रीम लगा हुआ है वो लोग क्या है, ओबीसी में अमीर है, उनको हटाना है, ठीक है, ताकि जो बेसिकली स्पॉन्जी जो केक है उसको आरक्षण प्रदान किया जा सके। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। न्यायालय ने बोला कि ओबीसी में भी वो लोग शामिल नहीं किए जाएंगे जो आर्थिक या सामाजिक रूप से अब पिछड़े नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके जो परिवार में जो लोग हैं वह सरकारी उच्च अधिकारी या मान लीजिए अमीर व्यापारी है, तो ऐसे लोगों को आरक्षण जो है वो ओबीसी का भी नहीं प्रदान किया जाएगा। मतलब 27% का जो आरक्षण है उसमें ये क्रीमी लेयर के लोग शामिल नहीं होंगे। वो बात अलग है कि आजकल बहुत से लोग, आप लोगों ने देखा होगा, एनसीएल का गरीब वाला जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो बनवा लेते हैं बहुत से अमीर अमीर लोग आरक्षण का लाभ लेने के लिए। तो ये एक अलग बात हो जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई ओबीसी है, ठीक है, अगर उसके जो पिताजी हैं वो आईएएस ऑफिसर होंगे तो उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसी बात है, ठीक है। लेकिन वही है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग देखते हैं पदोन्नति में आरक्षण। तो देखिए न्यायालय ने क्या बोला था कि सरकारी नौकरियों में जो प्रमोशन है उसके लिए आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यानी कि व्यक्ति को जॉब के लिए आरक्षण दिया जा सकता है, बट वहां से जो प्रमोशन होगा या नहीं होगा, ठीक है, वह जो है
उसकी योग्यता पर निर्भर करेगा, उसके कार्य करने की जो प्रणाली है उस पर निर्भर करेगा, ऐसा उस टाइम पे बोला गया था। लेकिन बाद में जो 77वां संविधान संशोधन आया 1995 में, तो उसके जरिए क्या कर दिया, एसटी और एससी को पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किया गया। याद रखिएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जो 77वां संविधान संशोधन है उसके जरिए एसटी और एससी को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया गया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर देखिए, पिछड़े वर्गों की पहचान जो है वो राज्य कर सकती है। ठीक है, 5th नंबर कि पिछड़े वर्गों की जो पहचान है वो राज्य भी कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हर राज्य में अपने अपने अनुसार पिछड़े वर्गों की वो सूची बनाकर केंद्र की सूची के अलावा भी वो स्वयं भी क्या कर सकता है, अपने राज्य की एक विशेष सूची बना सकता है, जिसमें राज्य के जो पिछड़े वर्ग है, राज्य की जो पिछड़ी जनजाति है या जाति है, उनको उसमें रख सकता है और उनके लिए राज्य में कुछ विशेष प्रावधान भी कर सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस। अब देखिए, जो बातें मैंने कही है वो इस नोट्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक बार आपको पढ़कर बता दे रही हूँ, क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना, आंसर राइटिंग लिखने हैं, तो उसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। देखिए, लिखा है पिछड़ा वर्ग। तो उच्चतम न्यायालय ने सामान्यतः यह स्वीकार कर लिया कि पिछड़ी जाति के लोग पिछड़े वर्ग में शामिल होंगे, और न्यायालय के अनुसार पिछड़े वर्ग का जो आशय है वह क्या होगा, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन नहीं है। इसलिए नरसिंह राव सरकार के द्वारा आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। याद रखिएगा। फिर देखिए, प्रोन्नति में आरक्षण। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, और न्यायालय ने यह कहा कि आरक्षण आरंभिक नियुक्तियों में लागू होगा, प्रोन्नति में नहीं। ऐसा बोला गया था इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के केस में। हालांकि बाद में जब 77वां संविधान संशोधन हुआ था 1995 में, जैसा मैंने बताया, तो उस टाइम पे ऐसा बोला गया कि एससी और एससी को आरक्षण मतलब प्रोन्नति में आरक्षण जो है वो प्रदान किया जाएगा। फिर देखिए, मात्रा में क्या लिखा है कि आरक्षण की उच्चतम सीमा इसमें निर्धारित की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसका अभिप्राय यह है कि आरक्षण का प्रतिनिधित्व सेवाओं में प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्धारित होगा, जातियों की कुल संख्या के आधार पर नहीं होगा। यानी जितने लोगों ने क्या किया है, एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, उसके आधार पर आरक्षण होगा, न कि जो भारत में कितनी जनसंख्या है उस जाति या जनजाति की, उसके आधार पर नहीं होगा। आगे देखिए, रिक्त सीटों को भरने के लिए आरक्षण। तो उच्चतम न्यायालय ने कैरी फॉरवर्ड रूल को संवैधानिक माना, जिसका अभिप्राय है कि आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों को अगले वर्ष आगे बढ़ाकर भरा जा सकता है, लेकिन इसमें भी 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन करते होंगे, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड का रूल देते हैं, एक कैरी लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। जैसे मान लीजिए इस टाइम पे आरक्षण की जो है वह कितनी सीटें हैं, मान लीजिए 14 सीटें हैं, जिसमें से भरी गई है 10, तो ये जो 4 बचा है ये क्या हो जाएगा, ये अगले वर्ष भरा जाएगा, लेकिन वह कहीं ना कहीं किसका उल्लंघन नहीं करेगा, बताइए किसका उल्लंघन नहीं करेगा, वह कहीं ना कहीं 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा, जो कि डिसाइड है पहले से। यानी कि पिछले बार जो है वो सीट जो है वो रखा जाएगा, ये 4 को मिलाकर संतुलित करके रखा जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर उसके पश्चात देखिए, पिछड़ों में अगड़ा। तो उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि पिछड़ी जातियों में जो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च सैन्य पदों पर नियुक्त है, उन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें क्रीमी लेयर का जो है वो नाम दिया जाएगा। ये वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। पिछड़ों में अगड़ा से भी आप समझ सकते हैं, या फिर आप केक वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं कि केक में यहाँ तक क्या होता है, स्पॉन्ज होता है, ऊपर क्रीम होता है, तो क्रीम आप मान सकते हैं उन लोगों को जो कि ओबीसी में भी क्या है, अमीर पद पे है, या फिर बोल सकते हैं अच्छे पद पे है। देखिए, नागराजन वाद केस जो है वो क्या है, ये देख लेते हैं। तो नागराज बनाम भारत सरकार, जो कि एक ऐतिहासिक केस है, ये 2006 का एक ऐतिहासिक केस है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णायक जो है वो निर्णय आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, भारत में पदोन्नति में आरक्षण जो है वो किस आधार पर दिया जाएगा, इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बनाए गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पिछड़ापन है, मतलब हमें यह देखना होगा जो ST SC अगर उनको आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, किस पर, पदोन्नति के लिए, तो यह देखना पड़ेगा कि पिछड़ापन जो है वो किस लेवल पे है। फिर देखना होगा कि सेवाओं की कुशलता प्रभावित तो नहीं हो रही, यानी कि अगर उनको आरक्षण दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो वो सर्विस प्रोवाइड कराएंगे उसकी जो
कुशलता है वह प्रभावित तो नहीं होती है। फिर है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी कि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो सर्विस में कितना है, ठीक है, उस क्षेत्र में उनका जो प्रतिनिधित्व है सरकारी नौकरियों में या फिर डिपार्टमेंट में वह कितना है, उसके आधार पर भी ये चीज़ें जो है वो डिसाइड की जाएंगी कि उनको प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करना है या नहीं। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं मान लीजिए कि मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि ठीक से समझा दूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1992 में क्या था, इंदिरा साहनी केस में ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकारी नौकरियों में जो पदोन्नति है उसमें आरक्षण जो है वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो 77वां संविधान संशोधन हुआ था उसके पश्चात उन्होंने बोला कि दिया जा सकता है, ठीक है। फिर 85वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें भी ये चीज बोल दिया गया कि ST SC के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति दी जाएगी। इसके आधार पर उन लोगों ने क्या जोड़ा, आर्टिकल नंबर 16(4)A जोड़ा और 4B जोड़ा, ठीक है। और लेकिन बेसिकली ये जो संशोधन किए गए थे, जैसे 85 हो गया, 77 संशोधन, तो इसके खिलाफ क्या होने लगा, विरोध प्रदर्शन जो है वो होने लगा, जिसमें कि M नागराज और कुछ याचिकाकर्ता थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। देखिए उन लोगों ने बोला कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोन्नति में आरक्षण है यानी कि पदोन्नति में जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं संविधान के मूल ढांचे का यानी बेसिक स्ट्रक्चर का क्या करता है, उल्लंघन करता है। ऐसा इन लोगों ने याचिका दर्ज किया था। तो उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने बोला कि संविधान संशोधन जो है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 16(4)A और आर्टिकल नंबर 16(4)B ये क्या है, ये संविधान सम्मत है और मूल ढांचे का उल्लंघन भी नहीं करता। ऐसा बोला था उच्चतम न्यायालय ने। लेकिन उन्होंने फिर आगे बोला, लेकिन आरक्षण देने से पहले राज्य को क्या करने होंगे, 3 शर्त पूरी करनी होंगी। राज्य सरकारें पदोन्नति में आरक्षण तभी दे सकती है जब उनके पास कहीं ना कहीं एक ठोस डेटा हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पिछड़ेपन के रूप में वह ये देखेंगे कि जो ST SC का जो वर्ग है वो अभी भी सामाजिक रूप से पिछड़ा है या नहीं। फिर है अप्रतिनिधित्व, यानी कि ST SC जो है उस सेवा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं। फिर वो प्रशासनिक दक्षता देखेंगे कि आरक्षण से प्रशासन की कार्यक्षमता पर तो कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको शुरू से जो कहानी है वो जो कि शुरू हुई थी इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के केस में, वहां से मैं आप लोगों को नागराज वातन जो केस है वहां तक ले गई, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा, हालांकि इसमें ये चीज आप लोगों को पता भी होगा कि जो क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है वह केवल OBC के लिए है, ST SC के लिए नहीं है। अगर महत्व की बात करें कि नागराज केस का क्या महत्व है, तो याद रखिएगा नागराज केस ने एक संतुलन स्थापित किया, आरक्षण की अनुमति दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ, यानी कि कोई आसानी से इसे प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान की सिचुएशन से आप सभी अवगत हैं और मैं भी। देखिए लिखा है कि यह फैसला जो है सुनिश्चित किया गया कि आरक्षण बिना डेटा और कारणों के नहीं दिया जा सकता। ठोस डेटा हमको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोवाइड कराना पड़ेगा। याद रखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि पहले एक संवैधानिक निकाय था, उसे 2018 में क्या कर दिया गया था, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। याद रखिएगा इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना प्रस्तावित संरचना, जिसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 सदस्य होंगे। लेकिन वर्तमान में जो संरचना है उसमें एक अध्यक्ष है और 3 सदस्य हैं, ठीक है। इसके क्या क्या कार्य होंगे बताइए, कि पिछड़े वर्गों का समावेशन किस प्रकार से होगा, उनको किस आधार पर बाहर किया जाएगा और क्रीमी लेयर की सीमा का निर्धारण, ये सारे निर्णय जो है वह आयोग करेगी। प्रस्तावित कार्य क्या है, राष्ट्रपति संसद के संशोधन के आधार पर कार्य करेगा। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संरक्षण एवं संवैधानिक प्रावधानों का जो है वो निर्णय लेगा। फिर उसके बाद सांविधिक प्रावधानों का क्रियान्वयन करेगा, शिकायतों का निवारण करेगा। फिर पिछड़े वर्ग आयोग के सामाजिक आर्थिक जो है वो प्रतिनिधित्व पर ध्यान भी देगा। देखिए आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 जो है वो बेसिकली इस आधार पर आरक्षण देगा। मान लीजिए कि कहीं ना कहीं मतलब सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए तो है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके महत्वपूर्ण आधार होंगे। जैसे देखिए यह कहता है कि राज्य यह प्रावधान कर सकता है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए ऐसे पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए जो कि राज्य की राय में पर्याप्त रूप से उनका प्रतिनिधित्व नहीं है।
इसके आधार पर वह यह देखेंगे कि जो पिछड़ापन है वो किस तरीके का है, ऐतिहासिक रूप से उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है या नहीं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व देखेंगे, समानता और सामाजिक न्याय भी इसमें शामिल होगा। सुझाव दिया गया था कि आरक्षण के आधार को विविधता पूर्ण रूप से बनाया जाए, जैसे कि भौगोलिक, कुछ लोग भौगोलिक रूप से पिछड़े होते हैं, कुछ लोग पिछड़े होते हैं, कुछ लोग शैक्षिक आधार पर पिछड़े होते हैं। फिर उसके पश्चात समस्या देखिए कि राजनीतिक आधारों पर फिर है आरक्षण का लाभ जो है वो प्राप्त करने वाले सूची से बाहर किया जाए। फिर उसके पश्चात है कि आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक शक्तियों के आधार पर होना चाहिए। यानी कि बेसिकली यहाँ समस्या पर अगर विचार किया जाए तो कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, राजनीतिक आधारों पर भी आरक्षण प्रदान कर दिया जाता है, जो कि गलत है। फिर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले सूची से बाहर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आरक्षण का लाभ अगर गलत लोग ले रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, सूची से बाहर कर देना चाहिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है वर्तमान में। देखिए, अन्य सुझावों की बात की जाए तो शैक्षणिक स्थिति का उत्थान होना चाहिए। फिर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आरक्षण में भी अनारक्षण भी होना चाहिए, जैसे कि था ना पिछड़े में भी अगड़ा, बिल्कुल वैसे ही आरक्षण में भी अनारक्षण होना चाहिए। यानी जिन लोगों को आरक्षण का जो है वो लाभ प्राप्त हो चुका है, उसके आने वाली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से अब सुधर चुकी है। देखिए, आगे बोला गया है कि धार्मिक संस्थाओं में सेवाओं में समानता, जो कि आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 5 के तहत बोला गया है कि किसी भी धार्मिक संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति में अपने धार्मिक समुदायों के सदस्यों को प्राथमिकता जो है वो दी जा सकती है। ऐसा बोला गया है आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 5 में, जिसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ एक कॉमन एग्जाम्पल जो है वो सामने हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि हिंदू धर्म का पुजारी, जैसे देख लीजिए, अगर किसी भी सरकारी मंदिर में पुजारी की नियुक्ति हो रही है तो सरकार यह कह सकती है कि केवल हिंदू धर्म का जो व्यक्ति है उस पद पर नियुक्त हो सकता है, क्योंकि मंदिर के पुजारी को जो है वो नियुक्त करना है, तो वह यह डिसाइड किया जा सकता है कि वह क्या होगा, हिंदू होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मदरसे में किसकी नियुक्ति करनी है, मौलाना की नियुक्ति करनी है, तो यह भी निर्धारित सरकार के द्वारा किया जा सकता है कि वह केवल मुस्लिम व्यक्ति ही बन सकता है, ईसाई व्यक्ति नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यह जो हो जाएगा, यह कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 5 के अंतर्गत आएगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल नंबर 17 जो है, ठीक है, ये हम लोग कल से पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में और अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपके दिमाग में जितने भी डाउट हो सारे क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।